हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है भाषा कौशल। क्या है बेटा? भाषा कौशल। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाषा कौशल। इससे पहले कि ये सारे टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप जरूर उनको देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भाषा कौशल। बेटा, भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, वहां भी बताया है। तो चलिए आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है बेटा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से बात करनी है तो आप कैसे करेंगे? या तो आप बोलकर करेंगे, और यदि आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे। आप क्या करते हैं? मैसेज लिख देते हैं, मैसेज भेज देते हैं एक दूसरे को। तो ज्यादातर क्या होता है, या तो आप अपनी बात बोलकर कहते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी आप सामने नहीं है या फोन पे बात नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं? फटाफट से टाइप करते हैं और क्या करते हैं? लिखकर अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। चलिए, आपकी बात थी तो मैंने कहा कि आप बोलकर अपनी बात रखते हैं या फिर लिखकर। इसी तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति जब आपसे बात करता होगा तो वो अपनी बात बताता है तो आप क्या करते हैं? सुनते हैं। या वो उधर से आपको मैसेज भेजता है तो आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो बोलकर और लिखकर तो हम अपनी बात को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और सुनकर और पढ़कर हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से तो हमारा कम्युनिकेशन चलता है। भाई, संप्रेषण कैसे होता है? आपने बोला तो दूसरे ने सुना, अगले ने बोला तो आपने सुन लिया, या किसी ने लिखा तो आपने पढ़ लिया, आपने लिखा तो किसी और ने पढ़ लिया। यही तरीका तो है। चलिए, भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, इन चारों क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशल का विकास हो जाए और इनमें दक्षता प्राप्त कर ले, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा के चारों कौशल जो हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, वो एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं। अर्थात प्रत्येक कौशल का विकास किसी ना किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। ये आप बहुत ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, मैंने कराया भी है। जो भाषा के कौशल हैं वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है, और जो भाषा के चारों कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की बातों, विचारों को सुनने, समझने तथा अपनी बातों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशल का प्रयोग किया जाता है उन्हें भाषा कौशल कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी बातों को, है ना, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और दूसरे की बातों को, दूसरे के विचारों को सुनने और समझने के लिए जिन मुख्य कौशल का प्रयोग करना पड़ता है वही क्या है? हमारे भाषा के कौशल है। भाषा के कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण कौशल, वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। चलिए, जो श्रवण कौशल होता है उसमें सुनकर, क्या बेटा आप सुनकर ही तो अर्थ ग्रहण करते हैं? तो श्रवण कौशल क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है। वाचिक या फिर वाचन कौशल कह सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं। इसमें भाई आप बोलकर ही तो अपनी बात को व्यक्त करेंगे। पठन कौशल क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। पठन कौशल क्या है? कि आप पढ़कर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। श्रवण कौशल क्या था? कि आप सुनकर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। लेखन कौशल क्या है? विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल है। वाचिक कौशल में क्या था? कि आप विचारों को बोलकर बता रहे थे, लेकिन लेखन कौशल में क्या? आप विचारों को लिखकर व्यक्त कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा के 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। कितने? 2।
अभिव्यक्तात्मक, कौन कौन से? बोलना और लिखना। इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, कौन कौन से? बोलना और लिखना, और इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। ग्रहण कैसे करते हैं आप किसी चीज को? सुनकर और पढ़कर। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हुए? सुनना और पढ़ना। इन दोनों के माध्यम से हम दूसरे के विचारों को, उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। तो भाषा के जो 4 कौशल होते हैं उनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। 2 तो हो गए आपके अभिव्यक्ति वाले कौशल और 2 हो गए ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? हम बोलकर या लिखकर करते हैं। बोलकर या लिखकर हम अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गए। 2 होते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहण कैसे किया जाता है? सुनकर या फिर पढ़कर किया जाता है। तो ये क्या हो गया बेटा? ग्रहणात्मक कौशल हो गए। चलिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल में आ गया आपका बोलना और लिखना, ग्रहणात्मक कौशल में आ गया आपका सुनना और पढ़ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। क्वेश्चन भी आता है आपका कि जो भाषा के चारों कौशल होते हैं वो एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि जो भाषा के चारों कौशल हैं वो एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो भाषा के जो चारों कौशल हैं वो एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीख जाता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख जाता है। अच्छा, अगर आपसे भाषा के कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कि इनका मनोवैज्ञानिक क्रम बताओ बेटा, तो एक इनका प्रॉपर क्रम है, वो कौन सा है? सुनना, मनोवैज्ञानिक क्रम बता रही हूं मैं आपको, ये बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आपसे ये कहे कि इसका मनोवैज्ञानिक क्रम बताओ, तो ही आपको ये क्रम बताना है। सिर्फ मनोवैज्ञानिक क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक क्रम। अगर आपसे ये मनोवैज्ञानिक क्रम नहीं पूछा जाता तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाषा के कौशल एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं, ये अंतर संबंधित होते हैं और ये एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं। अगर आपके से डायरेक्ट क्वेश्चन में मनोवैज्ञानिक क्रम पूछेगा ना बेटा, तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिखेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हीं को वो आगे पीछे करता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होगा? पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा, उसमें क्या करेगा वो? सुनना, बोलना, इनका सीक्वेंस आगे पीछे कर देगा। ठीक है, अगर मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए तो ध्यान रखना है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर मनोवैज्ञानिक क्रम नहीं पूछा जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाषा के जो चारों कौशल होते हैं वो एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला है आपका श्रवण कौशल, सुनना। चारों कौशल को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला कौन सा है हमारा? श्रवण कौशल। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, ये श्रवण कौशल कहलाता है। तो श्रवण कौशल का अर्थ यही नहीं है कि आपने बस बात को सुन लिया, नहीं। क्या है कि जिस तरीके से वक्ता ने जिस तरीके से जो बात कही है उसी तरीके से उसका आप अर्थ ग्रहण कर पाए। वक्ता की जो बात है उसको सुनकर उसके अर्थ को आप उसी प्रकार से ग्रहण करें जिस प्रकार से वो बात अभिव्यक्त की गई है, उसे कहा जाता है श्रवण कौशल। चलिए, श्रवण कौशल की विधियां। पहला क्या है? सस्वर वाचन। छात्र अध्यापक तथा किसी अन्य छात्र को बातचीत करते हुए सुनता है। छात्र जो है अध्यापक को या किसी अन्य छात्र को बातचीत करते हुए सुनता है।
छात्र अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। ये क्या है? सस्वर वाचन है। अगला क्या है? प्रश्नोत्तर। इसमें शिक्षक जो है वो छात्रों से प्रश्न पूछता है। कक्ष शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर बच्चों से प्रश्न पूछता है और छात्रों के उत्तर से वो इस तथ्य का मूल्यांकन करता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया भी है या नहीं। आपने बच्चे को जो पढ़ाया है, आपने कोई चैप्टर पढ़ाया है और फिर आप पढ़ाने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन पूछिए बच्चे से। अगर बच्चा सही आंसर दे पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो पढ़ाया है, जैसे समझाया है, बच्चे ने उसको पूर्णतः ग्रहण किया है। और अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो नहीं समझ पाया है। ठीक है। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक वो सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरी विधि क्या है इसकी? कहानी कहना या सुनना विधि। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। आप बच्चों को कोई स्टोरी सुना दें जो भी आपको अच्छी लगे और उसके बाद आप बच्चों से कहें कि मैंने जो कहानी आपको सुनाई आप वापस से मुझे सुनाइए। तो इससे पता लग जाता है कि छात्र ने कहानी सुनी भी है या नहीं, या तो आप सुना रहे हैं कहानी और वो आपस में ही बातें करने में लगा हुआ। ऐसा भी हो जाता है ना क्लास में। तो क्या है कि इससे आपको क्या पता चलेगा कि बच्चे ने वो कहानी सुनी भी है या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान जो है वो सुनने की तरफ आकर्षित किया जाता है। वैसे भी अगर आप बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं आप बच्चे को, तो क्या होगा, उसका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा क्योंकि बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रुतलेख, इमला। इसमें शिक्षक सामग्री को मौखिक रूप से बोलता है। इसमें क्या होता है? शिक्षक जो है वो सामग्री को मौखिक रूप से बोलता है और छात्र सुनकर उसे लिखता चला जाता है। वैसे तो श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जाता है। देखो, अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूं, अगर आप सही सुन रहे हैं तभी आप सही लिखेंगे। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक तरीके से नहीं सुन रहे, तो आप गलत लिख देंगे। तो इससे क्या होता है? लेखन कौशल तो विकसित होता ही है। लेखन कौशल को विकसित करने का साधन तो है आपका श्रुतलेख, लेकिन इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख सुनकर लिखना होता है। जो श्रुतलेख होता है वो कैसे लिखा जाता है? सुनकर लिखा जाता है। जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे वह पूरी सामग्री को लिख लेंगे। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख में जो है बीच बीच के शब्द, वाक्यांश जो है वो छूट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषण विधि। इसमें क्या है? भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। भाषण को, स्पीच को प्राय यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर से यह पता लग जाता है कि बच्चों ने भाषण को, स्पीच को ध्यान से सुना भी है या नहीं सुना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्या है आपका? वाचन कौशल। क्या है बेटा? वाचन कौशल। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। क्या बेटा? अपनी बात को, अपने विचारों को आप दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? वाचन कौशल कहा जाता है। भाई बोलकर ही तो कर रहे हैं आप अपनी, तो अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना क्या है? वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचार को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो। तो ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। अगर आप किसी से कोई बात कह रहे हैं, आप अपनी किसी बात को किसी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और वो आपकी बात को ठीक से सुन नहीं रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो अच्छा वाचन कौशल नहीं कहलाएगा। अच्छा वाचन कौशल कब होगा कि आपने जो बात कही है, आप जो भी कहना चाह रहे हैं, वो सुनने वाला भी आपकी बात को समझ जाए और उस बात का उस पर प्रभाव पड़े, तो वो क्या है? अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम।
ये जो वाचन कौशल है बेटा, इसकी भी कुछ शिक्षण विधियां हैं। कौन कौन सी है? वार्तालाप, शिक्षण सामग्री या पाठ्य विषय पढ़ाते हुए या अन्य मौकों पर छात्रों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे, प्रत्येक बच्चे को कन्वर्सेशन में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को प्रेरित करना है कि वो वार्तालाप में हिस्सा ले, लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप विषय चुनेंगे वो बच्चों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? प्रश्नोत्तर, सामान्य विषयों पर या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित पाठों पर प्रश्न पूछने चाहिए। अगर छात्रों का उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध है तो सहानुभूति पूर्ण ढंग से उत्तर को पूर्ण और शुद्ध कराया जाए। अगला क्या है आपका? सस्वर वाचन, पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए, बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन करवाना चाहिए। सस्वर वाचन से बच्चों की जो झिझक है और जो संकोच है वो खत्म हो जाता है। अगला क्या है? कहानी सुनाना, मौखिक भाव प्रकाशन विकसित करने की एक विधि जो है वो कहानी सुनाना भी है। छोटे बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, अतः अध्यापक को पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए और बाद में बच्चों से कहानी सुननी चाहिए। टीचर पहले खुद कहानी सुना दे और बाद में क्या कि बच्चों से वही कहानी सुन ले। अगला क्या है? चित्र वर्णन, प्राय छोटी कक्षाओं में जो है बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं। आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक देखी है? कितने सारे चित्र हैं उसमें, क्योंकि बच्चों को ऐसी बुक्स पसंद आती हैं। तो जो छोटी कक्षाओं में है वो बच्चों को चित्र देखना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए आपने गाय का चित्र दिखा दिया, या फिर आप किसी का भी ले लो, गाय से अलग आप बिल्ली का भी दिखा सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि फिर आप गाय या बिल्ली जो भी आप चित्र दिखा रहे हैं उसके बारे में आप बच्चों से प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए। अब क्या होगा कि अब बच्चों को बताया जाता है कि इसी प्रकार चित्र की सहायता से कहानी भी सुनाई जा सकती है। देखो, आपने क्या किया कि आपने गाय का चित्र जो है बच्चों को दिखाया और फिर गाय के बारे में आपने बच्चे से पूछना शुरू कर दिया और छात्रों को बताया भी, जो चीज उन्हें नहीं पता थी वो बताया। तो इस प्रकार चित्र की सहायता से क्या है, पूरी कहानी सुना दी आपने क्लास में। ठीक है, कुछ बच्चों से पूछा आपने, जो बच्चे नहीं बता पाए वो आपने बता दिया। तो चित्र के माध्यम से भी क्या है कि आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे को स्टोरी, बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से। आपने गाय का चित्र दिखाया, अब आपने पूछा कि आप गाय के बारे में बताओ, तो बच्चे कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर आपको। तो ये एक अच्छी विधि है। आगे बढ़ेंगे हम। वाद विवाद, इसमें क्या है बेटा, बालकों के मानसिक व बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर वाद विवाद करवाया जाता है। अपने विचारों का तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद जो है एक उत्तम साधन है। डिबेट आपने देखा भी होगा, एक बच्चा पक्ष में बोलता है और एक विपक्ष में बोलता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अगला क्या है आपका? पाठ का सार, पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनना, समरी सुनना मौखिक अभिव्यक्ति का एक उपयोगी साधन है। तो आपने बच्चे को देखो, चित्र दिखाना तो बहुत ही अच्छा है छोटे बच्चों के लिए। चित्र दिखाने से क्या होता है, बच्चे को आप अपने घर में, आपके छोटे बच्चे हो ना, आप उन्हें कोई भी चित्र दिखा दीजिए और इनसे कहिए कि आप इसके बारे में बताओ। देखो बच्चा क्या क्या बताता, जो भी उसको पता होगा वो सब बताएगा। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति की बहुत अच्छी विधि है। वाद विवाद भी बहुत अच्छा है और ये समरी वाला भी बहुत अच्छा है कि आपने बच्चे को कोई कहानी सुनाई, आपने अपनी बुक से कोई चैप्टर पढ़ाया और बच्चे से कहा इसकी समरी बताओ, तो बच्चा बता देगा। जो पूरी कहानी उसने सुनी है उसको समराइज करके वो बता देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषण, भाषण जो है भाव प्रकाशन का एक सशक्त साधन होता है, परंतु भाषण जो है वो बच्चों के मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अगला क्या है आपका? नाटक प्रयोग, नाटक द्वारा भावाभिव्यक्ति जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। नाटक के द्वारा जो है ड्रामा, इसके द्वारा भावों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। रंगशाला में बालक को आंगिक, वाचिक एवं भावों के अभिनय की दीक्षा जो है वो सफलतापूर्वक मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे हम। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, इसमें क्या है बेटा कि बालकों को विभिन्न घटनाओं,
दृश्यों या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव जो है वो सुनाने का अवसर दें। अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है। आपने बच्चे से ये कह दिया कि बेटा आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताओ, आप अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना बताओ, तो बच्चा बताएगा, अपने अनुभव बताएगा। आप बच्चे से कुछ भी पूछे तो फिर उससे क्या होता है, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अगला क्या है आपका, कहानी सुनना और सुनाना। छोटे बच्चे जो हैं वो कविता, बालोचित गीत सुनाने व सुनने में काफी रुचि लेते हैं, अतः कविताएं कंठस्थ करा के उन्हें कविता पाठ के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः कविता पाठ मौखिक भाव प्रकाशन की शिक्षा देने का एक अन्य उपयोगी साधन है। अगला क्या है आपका, पठन कौशल। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, पठन कौशल को पढ़ेंगे। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ा, श्रवण कौशल और वाचन कौशल को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पठन कौशल। पठन कौशल में क्या है बेटा, किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना। आपने कुछ भी पढ़ा है तो पढ़कर आप उसके अर्थ को ग्रहण कर पाए, उसे क्या कहते हैं, हम पठन कौशल कहते हैं। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण की अपेक्षा मतलब एक तो आपने सुनकर किसी चीज के अर्थ को ग्रहण किया और दूसरा आपने पढ़कर। तो जब आप पढ़कर किसी चीज के ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो वो ज्यादा स्थायी होगा सुनने की अपेक्षा। सामान्य पठन कौशल का अर्थ जो है वो भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चरित करना तथा अर्थ ग्रहण करना है। पठन कौशल का अर्थ क्या है बेटा, कि भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चरित करना और उसका अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल के महत्व को स्वीकार करते हुए भाषाविदों ने उसे जहां मनोवैज्ञानिक पक्ष से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं इसे शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा है। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण का कौशल माना जाता है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञानार्जन इसी कौशल पर आधारित होता है। जितने भी विषय हैं बेटा, उनका ज्ञानार्जन किस पर आधारित होता है, पठन कौशल पर आधारित होता है। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम समझेंगे पठन के प्रकार। तो पठन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सस्वर पठन, और दूसरा क्या है, मौन पठन। अब जो सस्वर पठन होता है ये भी दो प्रकार का होता है, जो मौन पठन है ये भी दो प्रकार का होता है। आगे हम इसके बारे में भी समझेंगे। अभी तो हम ये समझेंगे कि पठन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा, सस्वर पठन, और दूसरा कौन सा, मौन पठन। सस्वर पठन क्या होता है बेटा, स्वर सहित अर्थात आवाज के साथ बोल बोलकर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन बच्चों को वर्णमाला सिखाने में सर्वाधिक उपयोगी है। कौन सा पठन, सस्वर पठन। सस्वर पठन क्या है बेटा, स्वर सहित अर्थात आवाज के साथ बोल बोलकर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है, और यह पठन बच्चों को वर्णमाला सिखाने के लिए बहुत उपयोगी है। सस्वर पठन के गुण। सस्वर पठन के क्या गुण होते हैं, सस्वर पठन जो है वो भावानुकूल करना चाहिए। सस्वर पठन आदि करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सस्वर पठन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। अभी हमने समझा कि पठन कितने प्रकार के होते हैं, पठन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, सस्वर पठन, और दूसरा मौन पठन। अब हम आ गए सस्वर पठन, ये भी दो प्रकार का है। पहला कौन सा है, व्यक्तिक पठन, और दूसरा क्या है, सामूहिक पठन है। तो जो सस्वर पठन है बेटा वो कितने प्रकार का है, वो भी दो, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, व्यक्तिक पठन, और दूसरा क्या है, सामूहिक पठन। तो व्यक्तिक पठन क्या है, एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को व्यक्तिगत पठन कहा जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में प्राय व्यक्तिक ढंग से पठन किया जाता है। शिक्षक सुनकर छात्रों की उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निवारण करता है। इस विधि में पठन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है और उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में शिक्षक को सरलता होती है। किसमें, व्यक्तिक पठन में। चलिए अब अगला क्या है, सामूहिक पठन। दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक छात्र पठन करते हैं उसको क्या कहते हैं, सामूहिक पठन कहते हैं। इस पठन से बच्चों की झिझक दूर हो जाती है। कुछ बच्चों में झिझक होती है ना, वो पढ़ नहीं पाते हैं,
तो उससे क्या होती है कि बच्चों की झिझक जो है वो दूर हो जाती है, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। सामूहिक पठन 13 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए ही है। छात्रों की संख्या बहुत अधिक ना हो ताकि पड़ोस की कक्षा है वहां की शांति भंग ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामूहिक पठन जो है वो 13 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए ही होता है, और जो सामूहिक पठन कराते हैं आप उसमें छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि बराबर में जो क्लास चलती है वहां की शांति भंग ना हो। आगे पढ़ेंगे हम मौन पठन। अभी हमने मौन पठन समझेंगे। मौन पठन क्या है? जब लिखित सामग्री को बिना आवाज किए मन ही मन में पढ़ते हैं। जब लिखित सामग्री को बिना आवाज किए मन ही मन पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौन पठन कहते हैं। सस्वर पठन में क्या पढ़ा था हमने? स्वर सहित आवाज निकालकर बोल बोलकर जिसमें पढ़ रहे थे। मौन पठन में क्या है? बिना आवाज किए चुपचाप हम मन ही मन पढ़ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? मौन पठन। सस्वर पठन पढ़ा हमने। सस्वर पठन भी दो प्रकार का था, व्यक्तिक पठन और सामूहिक पठन, वो समझा। अब दूसरा हमारा क्या है? मौन पठन। मौन पठन भी दो प्रकार का है बेटा, उसको भी हम समझेंगे। तो मौन पठन होता क्या है? जब लिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौन पठन कहते हैं। मौन पठन का क्या महत्व है? मौन पठन में थकान कम होती है। जब आप किसी चीज को मन ही मन में पढ़ते हैं तो आपको कम थकान होती है, लेकिन आप जब बोल बोल कर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा आपका गला सूखने लगता है ना, प्यास लगने लगती है, थक जाते हैं, मुंह में दर्द होने लगता है। लेकिन जब मन ही मन पढ़ते हैं तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो आपको कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। जो मौन पठन है, क्योंकि जब आप बोल ही नहीं रहे तो थकान कैसे होगी आपको। मौन पठन में नेत्र और मस्तिष्क आपका सक्रिय रहता है। जो मौन पठन होता है उसमें फोकस कहाँ होता है? आपके नेत्रों का और आपके मस्तिष्क का। तो मौन पठन में आपके नेत्र और मस्तिष्क जो है वो सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। मौन पठन में आपके नेत्र और आपके मस्तिष्क जो है वो सक्रिय रहते हैं। मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित्त होकर और ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। जब आप मौन पठन करते हैं तो एकाग्रचित्त होकर और ध्यान केंद्रित करके आप पढ़ते हैं। मौन पठन में जो है वो समय की बचत होती है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के एक परीक्षण के द्वारा यह पता चला है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर पठन में 170 शब्द बोलते हैं। कक्षा 6 का बालक है, जो एक परीक्षण किया गया उससे पता चला कि कक्षा 6 का बालक है जो 1 मिनट में सस्वर पठन करता है तो 170 शब्द बोलता है, लेकिन जब वो मौन पठन करता है तो कितने शब्द बोलता है? 210। देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो जो मौन पठन है उसमें क्या होता है? समय की बचत होती है। कैसे होती है भाई? आप सस्वर पठन कर रहे हैं तो आप 1 मिनट में 170 शब्द बोल पाते हैं, लेकिन जब आप मन ही मन पढ़ रहे हैं तो 1 मिनट में आप 210 शब्द जो है वो मन ही मन में पढ़ लेते हैं। मौन पठन जो है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। चिंतन करने में मौन पठन सहायक होता है। स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन पठन सहायक होता है। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मौन पठन का अभ्यास हो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। मौन पठन के भेद। तो मौन पठन कितने प्रकार का होता है? मौन पठन भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है? गंभीर पठन, और दूसरा क्या है? द्रुत पठन। गंभीर पठन में क्या होता है? नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए या भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे गंभीर पठन कहा जाता है। क्या कहा बेटा? कि नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फिर भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे गंभीर पठन कहा जाता है। दूसरा है आपका द्रुत पठन। सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने के लिए, जो भाषा आपने सीखी है उसका अभ्यास करने के लिए, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए या फिर आनंद के लिए, साहित्य जानकारी एकत्र करने के लिए जो पठन किया जाता है, ऐसा पठन क्या होता है? द्रुत पठन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पठन कौशल की शिक्षण विधियां। अभी हमने पढ़ा कि पठन कितने प्रकार के होते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पठन कौशल की शिक्षण विधियां। शब्द तत्व पर आधारित विधियां, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? शब्द तत्व पर आधारित विधियां, जिसके भी कुछ प्रकार हैं हम वो पढ़ेंगे। पहला क्या है इसमें? वर्णबोध विधि। वर्णबोध विधि क्या है? कि इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। जो वर्णबोध विधि है बेटा,
देखो जो पठन शिक्षण की विधियां हैं, पठन शिक्षण की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, शब्द तत्व पर आधारित विधियां। इसके भी अंदर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हम उनको समझेंगे। तो पहला क्या है इसमें, वर्णबोध विधि। इस विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है कि बच्चों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाएं। फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाए। मात्राओं के उपरांत संयुक्ताक्षरों की जानकारी दी जाए। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसका आधार यह है कि जब तक बालक को अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण या पठन नहीं सीख सकता। क्या कहा बेटा, कि जब तक बच्चे को अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, इसका आधार जो है वो बता रही हूं मैं कि इसका क्या आधार है कि जब तक बच्चे को अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण और पठन सीख नहीं पाएगा। इसीलिए जो वर्णबोध विधि है वो क्या करती है, बच्चों को पहले वर्णों का ज्ञान कराती है। फिर वर्णों में भी पहले स्वर और उसके बाद में व्यंजन सिखाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि में क्या है, यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। किनको, जिनका उच्चारण समान है। तीसरा क्या है, स्वरोच्चारण विधि। इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 खड़ी को आधार बनाया जाता है, जैसे क, का, किक्की, कुकू, के, कै, को, कंका, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे। इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। यह विधि प्रगतिशील और मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगला क्या है आपका, अर्थ ग्रहण पर आधारित। वो क्या था, शब्द तत्व पर आधारित, और ये क्या है, अर्थ ग्रहण पर आधारित। इसमें क्या है बेटा, इसके भी कुछ प्रकार हैं अंदर। देखो और कहो विधि। इसमें क्या है, इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से सहचार्य स्थापित कर लेते हैं। क्या नाम है इसका, देखो और कहो। चित्र दिखाया जाता है, उसके बाद शब्द का ज्ञान कराया जाता है। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे जो है वो शब्द का उच्चारण करते हैं। कई बार देखने, सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र जो है वो मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का पालन करना होता है। इस विधि में सभी शब्दों के चित्र उपस्थित करना असंभव है। बच्चे चित्र से सहचार्य स्थापित कर लेते हैं। चित्र के अभाव में शब्द पढ़ना जो है वो कठिन हो जाता है। अगला क्या है, वाक्य विधि। वाक्य विधि में क्या है बेटा, इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य या वाक्यांशों में बोलता है। इसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। इसीलिए प्रारंभ से ही बालकों को वाक्यों से ही पढ़ना शुरू कराना चाहिए। इसका नाम ही है वाक्य विधि, है ना। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस क्रम से बच्चों को वाचन का अभ्यास जो है कराया जाता है। अगला क्या है, कहानी विधि। इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है। इसके बाद शिक्षक कहानी को श्याम पट पर लिखता है और उसको पढ़वाता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र जो है शब्द और वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। अगला क्या है, अनुकरण विधि। यह विधि देखो और कहो विधि का दूसरा रूप है। कौन सी विधि, अनुकरण विधि। इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण एवं पढ़ना सीखते हैं। अगला क्या है आपका, संपर्क विधि। इस विधि का प्रचार शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। इसमें पहले बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित कराते हैं। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं। फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं उसके आगे पुनः रख दें।
इस संपर्क प्रणाली के अभ्यास से धीरे धीरे बच्चा जो है शब्द और वर्ण से परिचित हो जाता है। अगला क्या है आपका फोर्थ था, आपका कौन सा कौशल है? लेखन कौशल। ये आपका लास्ट कौशल रह गया जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। हमने सुनना, पढ़ना, बोलना ये तीनों कौशल समझ लिए, इसकी विधियां भी समझ ली। अब हमारा लास्ट रह जाता है लेखन कौशल। अब हम लेखन कौशल को समझेंगे। अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? लेखन कौशल में। आगे बढ़ेंगे हम। लेखन कौशल की भी कुछ विधियां हैं बेटा। कौन कौन सी? मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। जब आप लिखना सिखा रहे हैं तो उसमें आंख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक से बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमवाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाते हैं। कौन सी विधि है ये? मॉन्टेसरी विधि। अगला क्या है? रूपरेखानुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देते हैं और छात्रों को उनके निशाने पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द, वाक्य, वर्ण जो है वो उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे डॉट डॉट इस तरीके से बना दिए जाते हैं, तो उसमें बच्चा पेंसिल को फेर देता है। अगला क्या है? स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें अध्यापक श्यामपट्ट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिखता है और छात्रों को कहता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाए। माना कोई अक्षर यहाँ लिखा हुआ है, बच्चे से कह दिया आपने कि इसे नीचे आप लिखिए। सुलेख। सुंदर लिखावट के लिए लिखने का अभ्यास करना सुलेख कहलाता है। अनुलेख क्या होता है? सुंदर लिखावट के लिए पहले से लिखे या छपे सुंदर अक्षरों या शब्दों को देखकर लिखना और अभ्यास करना क्या है? अनुलेख कहलाता है। अगला क्या है आपका? जैक टॉट विधि। इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल्य वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहता है। आगे क्या है? भाषाई कौशलों से संबंधित विकार। अभी हमने भाषा के कौशल समझ लिए, अब हम उनसे संबंधित कुछ विकार भी समझेंगे। पहला क्या है? डिसलेक्सिया। वैसे ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसका पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, रूट वर्ड की हेल्प से समझाया है। चलिए, यहाँ पर तो मैंने 4 ही आपके विकार लिए हैं, हम उनको समझेंगे, लेकिन वहां पे मैंने पूरा कंप्लीट समझाया है उसको। भाषा कौशलों से संबंधित विकार। पहला क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या बेटा? पठन से संबंधित विकार है। जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो क्या है? डिसलेक्सिया। इस समस्या से पीड़ित बच्चों को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे और उनकी विशेष ध्वनि, शब्द आदि की जो पहचान है वो नहीं कर पाते हैं। डिसग्राफिया। डिसग्राफिया पता क्या बेटा? ग्राफिया लेखन संबंधित विकार। इसमें क्या होता है? ये लेखन अक्षमता है। इससे पीड़ित बच्चे जो हैं वो शब्दों की बनावट को नहीं पहचानते। इसके कारण वह शब्दों को उल्टा और अशुद्ध लिखते हैं। बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? वो शब्दों को उल्टा लिख देंगे, है ना। जैसे कि आपने बच्चे को कहा बी, अब बच्चा बी ऐसे लिख देगा, ठीक है, मतलब वो सही लिख नहीं पाता। तो क्या है? डिसग्राफिया है, लेखन से संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन से संबंधित विकार है। एक होता है आपका डिसकैलकुलिया।
कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। जब बच्चे को कैलकुलेशन करने में, गणितीय गणनाएं करने में समस्या होती है तो वो किससे पीड़ित है? डिसकैलकुलिया से। क्लियर हो गया बेटा? डिसलेक्सिया पठन से संबंधित विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है, लेखन से संबंधित विकार है जब बच्चे को लिखने में समस्या है। और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित, जब बच्चा गणितीय संगणनाएं नहीं कर पाता, इससे संबंधित है। अगला क्या है? अफेजिया। इसमें क्या है? मस्तिष्क में क्षति होने के कारण भाषा संबंधी कठिनाई। मस्तिष्क में क्षति होने की वजह से जब भाषा संबंधी कठिनाई आती है बच्चे को। वाचाघात जो है एक मस्तिष्क विकार है जहां व्यक्ति को बोलने या दूसरे लोगों को बोलने में, समझने में परेशानी होती है। अगर व्यक्ति को खुद बोलने में भी परेशानी होगी, जब दूसरे लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसको समझने में भी परेशानी होगी। ऐसा मस्तिष्क के उन हिस्सों में क्षति या व्यवधान के साथ होता है जो बोली जाने वाली भाषा को नियंत्रित करते हैं। यह अक्सर स्ट्रोक जैसी स्थितियों के साथ होता है। तो अफेजिया क्या है? मस्तिष्क में क्षति होने की वजह से भाषा संबंधी जो कठिनाइयां आती हैं उससे संबंधित है। अगला क्या है? डिस्प्रेक्सिया। क्या है बेटा? डिस्प्रेक्सिया। यह सामान्य न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन पर आधारित डिसऑर्डर है जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया है बेटा, ये आपकी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। जिन लोगों को डिस्प्रेक्सिया है उनके लिए हर वो काम जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जैसे खेल खेलना, दौड़ना, कूदना, गेंद फेंकना। तो ऐसा हर काम जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, आप गेंद फेंक रहे हैं तो आपकी आंखों और आपकी हाथ का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। तो क्या है, जो हर काम जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है बच्चे को प्रॉब्लम आएगी उस काम को करने में। यह किसी के इंटेलिजेंस का इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन उनके फाइन मोटर स्किल को ये प्रभावित करता है। क्या करता है? ये फाइन मोटर स्किल को प्रभावित करता है। तो यहीं पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। भाषा के कौशल आपने अच्छे से समझ लिए। भाषा कौशल से संबंधित जो आपकी विकार है मैंने आपको वो भी बता दिए। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है आज हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।